जहाँ मुझे लगता था लोग तालियां मारेंगे वहाँ तालियां पड़ी और मुझे बहुत गुस्सा भी आया कि ये सब चीज़ें हमें इतिहास में कभी पढ़ाई नहीं गई। हमारे अंदर भी कुछ सावरकर जी हैं इंग्लैंड में पढ़े हुए हिंदुस्तानियों जी जी की एक पार्टी, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा। इस विशाल भारत भूमि को अपनी पितृभूमि, अपनी मातृभूमि, यहाँ की संस्कृति, त्योहार, खान पान, वेशभूषा को अपना माने वो हिंदू। तो अगर वहाँ से जिहाद के नाम पे हमला हुआ तो ये उनके साथ लड़ेंगे या उनका साथ देंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी एक्टर से बात करी हो, ऐसा लग रहा है हिस्टोरियन से बात कर रही है। इसके बावजूद भी कई नैरेटिव बनाए जाएंगे पिक्चर आने के बाद, तो क्या रणदीप वो सब चीज़ों के लिए तैयार है? जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर मेरा ये कहना है कि एंटी प्रोपेगेंडा फिल्म है। वो प्रोपेगेंडा जो आपने सावरकर जी के लिए सालों से चलाया हुआ है। भारत की आज़ादी की लड़ाई के इतिहास को लेकर अक्सर नेताओं और हिस्टोरियंस के बीच में डिबेट चलती आई है। कभी महात्मा गांधी के स्ट्रगल को लेकर तो कभी सुभाष चंद्र बोस की लड़ाई को लेकर। मगर भारत को आज़ादी दिलाने में एक और नायक की भूमिका बहुत अहम मानी जाती है, जिनका नाम है वीर सावरकर। कई सालों से ये राजनीति का मुद्दा भी बने हुए हैं, चाहे अपने काला पानी की सज़ा को लेकर हो या उनके द्वारा लिखी गई हिंदुत्व पर किताब को लेकर हो। आखिर कौन थे वीर सावरकर और कैसे उन्होंने भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस को इंस्पायर किया था? आइए बात करते हैं सुपर टैलेंटेड रणदीप हुड्डा से, जिनकी आने वाली फिल्म वीर सावरकर रिलीज होने से पहले ही चर्चा का विषय है। वेलकम टू TV9 भारतवर्ष। बहुत बहुत शुक्रिया। हम अभी बस ट्रेलर देख कर आ रहे हैं और बहुत इम्पैक्टफुल ट्रेलर था और ऑडियंस के रिस्पॉन्स आपको कैसा लगा? जिस तरीके का बहुत अच्छा लगा। जहाँ मुझे लगता था लोग तालियां मारेंगे वहाँ तालियां पड़ी। तो मेरे को लगा कि मेरी जो जजमेंट है ट्रेलर को काटने की और टीम की, वो बिल्कुल निशाने पे लगी है। मैंने कोशिश यही की थी कि एक भूला हुआ इतिहास, एक धुंधला किया हुआ इतिहास यंग लोगों तक पहुँचे। तो आज हॉल में बहुत क्लियरली विजिबल था। यंग लोग थे और उनको वो टच किया और पूरा फिल्म मेकिंग का जो साउंड और हमने जिसे उसको शूट किया है वो काफ़ी यंग लोगों को भाएगा। और मेरी यही चेष्टा थी जब मैं इस पिक्चर को मैंने लिया कि अगर मैं इसको इतना मेहनत करके बनाऊं और इतने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इतने बड़े एक शख्सियत के ऊपर जिनको अक्सर बहुत ही गलत पैमाने पे तोला जाता है और जिनके बारे में बहुत बुरी बातें भी कही जाती हैं, उनका जो सच था और जो उस टाइम का सच था पूरे देश के लिए, वो आज की नई पीढ़ी और सभी भारतवासियों तक पहुँचे, ताकि वो जो इनको जो एक भुलाने की कोशिश की, इनको दबाने की जो कोशिश की, वो निकल के बाहर आए। रणदीप, आप इस फिल्म में एक्टिंग कर रहे हैं, आप डायरेक्टर हैं, आपने लिखा है, तो कितना मुश्किल होता है इतिहास के उन पन्नों पर ऐसी शख्सियत का कैरेक्टराइजेशन करना और फिर स्टोरी बोर्ड पर उनका एक लाइफ स्पैन लिखना? मतलब इट इज़ इनक्रेडिबल। बहुत कठिन रहा, पर क्योंकि इसमें मैं पहले एज एन एक्टर जुड़ा था जी, तो मैंने एज एन एक्टर काफ़ी रिसर्च की और मैं ख़ुद भी बहुत ही अचंभित हो गया और मुझे बहुत गुस्सा भी आया कि ये सब चीज़ें हमें इतिहास में कभी पढ़ाई नहीं गई, कभी स्कूल में नहीं पढ़ाई गई हैं। ये पब्लिक डिस्कोर्स में इस चीज़ की बातें नहीं होती। एक कोई पॉइंट लेके उसकी बुरी बातें लोग करते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगा। और क्योंकि मैंने ये लिखी थी तो इसलिए मुझे पता था कि सावरकर जी हैं कौन, तो मुझे एक्टिंग करने में उसकी बहुत हेल्प आई। डायरेक्शन में भी मुझे बहुत हेल्प आई, बिकॉज मुझे पता था क्या कहानी मुझे बतानी है और किन पॉइंट्स को मुझे बहुत रिस्पॉन्सिबली उनके साथ डील करना है और बहुत जिम्मेवारी वाला काम था। और तुम एक बार जब मैंने ठान ली तो फिर ठान दी। हमारे अंदर भी कुछ सावरकर जी हैं। वो तो है, वो तो विजिबल है हमारे लिए भी। कितना चैलेंजिंग था और क्या लगता है कि अब तक का ये सबसे टफ रोल था आपके लिए? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये मेरा अब तक का सबसे टफ रोल था। और ये सिर्फ एज एन एक्टर ही नहीं था, पर क्योंकि सारी बाकी जिम्मेदारियां भी मेरी थीं। सावरकर जी ने मुझे सिर्फ एक अभिनेता से निर्माता, निर्देशक और लेखक बना दिया। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और जो मेरी जो कठिनाइयाँ रही हैं और जो मेरा बलिदान रहा है इस पिक्चर को बनाने में, वो सावरकर जी के देश को जो बलिदान उन्होंने दिया है उसके सामने बहुत छोटा है। तो मैं बिल्कुल ही
जो भी कुछ तकलीफ़ें हुई, जो भी कुछ हार्ड वर्क करना पड़ा, वो कुछ भी नहीं है जो कि सावरकर जी की जीवन में उनके ऊपर बीता। आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा है इसके पीछे, और जितना भी अभी हमने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो जिस वक्त महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट चलाया था, जी। उस वक्त ही सावरकर जी ने अपनी किताब लिखी थी हिंदुत्व। हाँ। और कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि इतिहासकारों ने वो जस्टिस नहीं किया कि रणदीप को आज वो पिक्चर बनानी पड़ रही है और लोगों को बताना पड़ रहा है, क्योंकि उनका जो विजन था, उनका जो एक देश को लेकर जो एक उनका जज्बा था, और जिस तरीके की वो भारत की कल्पना करते थे, ये बहुत ही एक फेड। अगर आप मुझसे पूछें तो अगर आपकी फिल्म नहीं होती तो शायद मैं खुद इतना नहीं पढ़ती। जब मैंने पढ़ा तो मैंने बहुत कुछ जाना। मैंने इसीलिए पिक्चर बनाई है ताकि लोग जाके पढ़ें और उनको सच्चाई पता चले। तो क्या कहेंगे उन इतिहासकारों से कि किस तरीके से पोर्ट्रेट, मतलब महात्मा गांधी का तो हमने देखिए क्या हुआ था कि 1895 में एक 1857 में जब जो बगावत हुई, जिसको हमने भी स्कूल में एज म्यूटनी पढ़ा था, जी। उनको उसकी उन्होंने परिभाषा बदली जी। और उसको बोला कि ये हमारा पहला सशस्त्र स्वतंत्रता संग्राम है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो वो जो एक किताब उन्होंने लिखी, उससे बहुत सारे क्रांतिकारी प्रेरित हुए। HSRA में, जो कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन थी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद उसके हेड थे। अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी थी तो आप उसको ज्वाइन नहीं कर सकते। इवन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जब आर्मी उन्होंने बनाई थी तो गन और कपड़ों के साथ एक किताब दी जाती थी जो कि सावरकर जी की थी। तो इस तरह से उन्होंने सबको, बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस किया। एक सशस्त्र क्रांति के वो बहुत ही इन्फ्लुएंसर शख्सियत रहे। जब कांग्रेस पूरे देश को निहत्था कर दिया 1857 के बाद, तो 1870 के दशक में वासुदेव फाड़के जैसे कुछ क्रांतिकारियों ने बंदूक फिर से उठाई और अंग्रेज़ों को मारना शुरू किया। उसके काउंटर में उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो कि एक लिएजॉन बॉडी थी बिटवीन जो अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों, इंग्लैंड में पढ़े हुए हिंदुस्तानियों की एक पार्टी। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा, जो कि एक मीडिएटिंग पार्टी बन गई। फिर उसमें जब लोकमान्य तिलक आए तो उन्होंने फिर से उसको बहुत ही अग्रेसिव पार्टी बनाया। उनको फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो बाद में गांधी जी ने किया, वो पहले कर दिए थे, जिसमें सावरकर जी ने बहुत अच्छा काम किया, तो उनसे बहुत इम्प्रेस हो गए थे तिलक जी। तो ये करते करते जब और एक टू नेशन थ्योरी बन गई थी, जो मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे उन्होंने बनाई थी, जो कि था कि हिंदुस्तान दो देश हैं, मुसलमान राजा और हिंदू प्रजा। उनका ये मानना था कि जब अंग्रेज़ आए थे तो यहाँ पे मुग़ल सल्तनत थी, तो जाएं तो तब भी सल्तनत हो। उनको डेमोक्रेसी नहीं चाहिए थी, क्योंकि डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी की जीत होती है। तो वो कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर रहे थे। तो उनको कांग्रेस ज्वाइन कराने के लिए गांधी जी ने कैलिफेट एक आंदोलन चलाया था। राय बरेली के शौकत अली और मोहम्मद अली थे, राय बरेली के थे, और उन्होंने ये चलाया था आंदोलन, कैलिफेट आंदोलन, कि टर्की के जो कैलिफ थे, जिनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उनकी पावर कम कर दी गई थी, उसके अपोजिट में कि उनकी पावर वापस लेके आओ। तो जब ये खिलाफत मूवमेंट चला तो ये गांधी जी को लगा कि ये बहुत अच्छा तरीका है देश को मुसलमानों को भी जोड़ने का, और यहाँ से फिर उनको अलग इलेक्टोरेट मिल गई, फिर उनको सीट ज़्यादा मिल गई उनकी परसेंटेज के हिसाब से। तो ये देखकर, और उस वक्त पैन इस्लामिक अफगानिस्तान, आमिर ऑफ अफगानिस्तान को टेलीग्राम गया था, कम इन्वेड कंट्री। तो उसके बाद वो सुन के, सावरकर जी रत्नागिरी जेल में थे, उन्होंने हिंदुत्व का एक आइडियोलॉजी बनाई कि सिंधु नदी से सिंधु सागर तक जो भी इस विशाल भारत भूमि को अपनी पितृभूमि, अपने पूर्वजों की ज़मीन, अपनी मातृभूमि, अपने यहाँ की संस्कृति, त्योहार, खान पान, वेशभूषा को अपना माने, वो हिंदू। और क्योंकि उस वक्त पैन इस्लामिक इन्वेजन का डर था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की तरफ से, तो और वहाँ पे अंग्रेज़ी फ़ौज में मोहम्मदन लोग ज़्यादा थे, तो उनको ये लगने लगा कि अगर ये
पैन इस्लामिक ये टर्की के लिए लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, तो अगर वहाँ से जिहाद के नाम पे हमला हुआ तो ये उनके साथ लड़ेंगे या उनका साथ देंगे। जी जी तो इसीलिए उन्होंने लास्ट में एक क्लॉज जोड़ा कि ये उनकी पुण्य भूमि भी होगी। जी तो उनका ये मानना था कि हिंदुत्व एक राजनीतिक, भूगोलिक, सांस्कृतिक इतिहास है, किसी धर्म का नहीं। जी। जो हिंद को अपना माने वो हिंदू है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी एक्टर से बात करी हो, ऐसा लग रहा है हिस्टोरियन से बात कर रही हूँ। क्या रिसर्च है, आई एम लोगों को सो इम्प्रेस्ड। पिक्चर इतनी डिटेलिंग, आई मीन इनक्रेडिबल। अब लोग तो पिक्चर रिलीज बहुत जिम्मेदारी से रिसर्च करके मैंने बनाई, ताकि कुछ ऐसा ना दिखा दूं जिससे जो गलत हो। और ऑब्वियसली उनकी 53 साल की कहानी के बारे में मैंने पिक्चर बनाई है। उसको 2 घंटे 50 मिनट में दिखाने के लिए उसको कैसे पिरोया जाए वो मैं ही जानता हूँ। पर क्या रणदीप, इसके बावजूद भी कई नैरेटिव बनाए जाएंगे पिक्चर आने के बाद, चाहे हिंसा को लेकर हो, इस्लाम को लेकर हो, या इलेक्शन को लेकर हो, तो क्या रणदीप वो सब चीज़ों के लिए तैयार हैं? जी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और मेरा एक ही इस पिक्चर को बनाने का मकसद है कि सावरकर जी हिंदुस्तान के, भारत के लोगों तक पहुँचे और उनकी जो सोच है, जो उनके ऊपर लालचना और पॉलिटिकल जो उनके ऊपर बहस होती है, उसकी सच्चाई जाने। और ये प्रोपेगेंडा फिल्म अगर कुछ लोग बोलना चाहते हैं तो बिल्कुल बोलिए, पर मेरा ये कहना है कि एंटी प्रोपेगेंडा फिल्म है। वो प्रोपेगेंडा जो आपने सावरकर जी के लिए सालों से चलाया हुआ है, ये उसको तोड़ने के लिए है। क्योंकि उन्हें एक चेन मिल गई है, आर्टिकल 370 आई, मैं अटल हूँ आई, अब ये आ रही है इलेक्शन से पहले, तो कहीं ना कहीं वो ये पिक्चर तो पिछले 15 अगस्त को हम रिलीज करने वाले थे, क्योंकि स्वतंत्र वीर सावरकर की लोगों को समझाना मुश्किल है। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हमारा काम है हमारा काम है लोगों को बताना। जी। और चाहे आप किसी भी पक्ष से हो, आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे का सुनना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप इनटॉलरेंट हैं। जैसे कि लता मंगेशकर जी के भाई थे हृदय नाथ मंगेशकर जी, जो कि दूरदर्शन में काम करते थे। तो उन्होंने, लता जी ने, उनकी एक पोयम थी सागरा प्राण तड़मड़ला, वो उन्होंने गाई थी और वो उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में उन्होंने उसको लगाया था। तो उसको उनको बर्खास्त कर दिया कि सावरकर जी की बात नहीं कर सकते, उनकी पोयम भी नहीं डाल सकते। तो उनके साथ काफ़ी कुछ हुआ और उनके ऊपर जो लालचना लगी, कि जो उनके ऊपर एक्यूजेशन लगी कि गांधी जी के मर्डर में, तो उससे उनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया। कोर्ट ने भी बोला कि सबूत तो छोड़ो, कोई कनेक्शन ही नहीं एस्टेब्लिश हो पा रहा है कि इसमें ये इन्वॉल्व थे। और उसकी वजह से मुस्लिम लीग पाकिस्तान चली गई थी, मुस्लिम लीग लीडर्स पाकिस्तान चले गए थे। और ये सावरकर जी, बिकॉज वो हिंदुत्व के, हिंदू महासभा के आइडियोलॉग थे, उनको एक्यूज़ करके उन्होंने हिंदू महासभा को विलीफाई कर दिया। कितने लाखों हिंदू पाकिस्तान से इंडिया आए थे, पार्टीशन सबने देखा था। तो हिंदू महासभा का एक वो फिर से बनने लगा था। पर सावरकर जी को अक्यूज़ करके उन्होंने हिंदू महासभा को डिस्ट्रॉय कर दिया ऑलमोस्ट। और 1952 में कांग्रेस अनअपोज्ड ऑलमोस्ट जीत गई और एक हिंदू यूनिटी और एक उसको उन्होंने विभाजित कर दिया, जो कि फिर जब भाजपा की सरकार आई तो वो फिर से उसका रिसर्जेंस हुआ। पर सावरकर जी आज की पॉलिटिक्स से और उससे बहुत बड़े हैं, वो स्वतंत्र वीर सावरकर हैं। इसमें अब छोटे से सवाल हैं कि रणदीप क्या मानते हैं कि वीर सावरकर पहले स्वतंत्रता सेनानी थे? जी नहीं, वो पहले स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे जी, ना वो आखिरी थे। बहुत हजारों लाखों लोग लड़े हैं, पर हमें ये बताया गया है कि 2-3 लोगों ने ही हमें स्वतंत्रता दिला दी। रणदीप, आपके लिए पेट्रियोटिज्म की डेफिनेशन क्या है, अगर आप 2 शब्दों में? पेट्रियोटिज्म, आप दिल में आपके देश के प्रति, देश की अच्छाई के प्रति, देश के लोगों के प्रति, देश की गरिमा के प्रति अगर प्यार है तो आप। Thank you so much for talking to TV1 Bharat First. Thank you.